गुड इवनिंग एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे ढंग से चल रही होगी। जैसा कि आप लोग यहां देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये घटना चक्र के ये बीपीएससी का पूर्वालोकन है, जिसमें टोटल 38वीं बीपीएससी से लेके आपकी 71वीं बीपीएससी तक जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, जिसे भी बीपीएससी ने कंडक्ट करवाया, चाहे वो सीडीपीओ का एग्ज़ाम हो, बीएओ का एग्ज़ाम हो, सीईई का एग्ज़ाम हो, या किसी भी प्रकार का एग्ज़ाम हो जिसे कि बीपीएससी ने करवाया हो, जैसे टीचर का टीयर 1 का एग्ज़ाम, टीयर 2 का एग्ज़ाम हो, ये सारे एग्ज़ाम में पूछे गए जितने भी क्वेश्चन हैं, आपके सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चन, जिसमें आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, मैथ, रीजनिंग, ये सभी को इसमें कवर किया गया है। तो दोस्तों, ये आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आप लोग इसे ज़रूर देखिए, इस वीडियो को पूरा कवर कीजिए, और इसमें जो भी मैं क्वेश्चन को डिटेल से समझाऊंगा, अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि आप लोगों को ये बहुत अच्छे से समझ में आए और आप लोगों की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो। ठीक है, तो इसमें जो है, सबसे पहले हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री को शुरू करेंगे, जो कि हिस्ट्री का पार्ट है। ठीक है, हिस्ट्री में हम लोग 3 पार्ट को देखते हैं। पहला होता है एंशियंट, अर्थात प्राचीन इतिहास। दूसरा होता है मेडाइवल, अर्थात मध्यकालीन इतिहास। और लास्ट होता है मॉडर्न हिस्ट्री अर्थात आधुनिक भारत का इतिहास। तो जैसा हम लोग जानते हैं कि बीपीएससी, खास करके बीपीएससी में मॉडर्न हिस्ट्री का बहुत बड़ा रोल रहता है। आप लोग को ये मालूम होगा, जितने भी एस्पिरेंट्स हैं। तो ये मॉडर्न हिस्ट्री को हम लोग सबसे पहले कवर करने की कोशिश करेंगे, तो आप लोग बने रहिए। ठीक है, इस वीडियो को पूरा देखिए, और अगर आप लोगों को अच्छा लगे, मेरी मेहनत आप लोगों को अच्छा लगे, तो आप लोग ज़रूर इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। और हाँ, अगर इसका पीडीएफ आप लोग को चाहिए, तो आप लोग प्लीज़ कमेंट में मुझे बताइएगा, मैं आप लोगों को पीडीएफ इसका सेंड कर दूँगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो दोस्तों, हमारा पहला जो स्टार्ट है, आज ये आधुनिक भारत का इतिहास को हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें यूरोपीय कंपनियों के आगमन को देखेंगे। दोस्तों, आप लोग ने पहले भी पढ़ा होगा कि सबसे पहला जो पुर्तगाली आया था वो आया था कौन? वास्को डिगामा। ठीक है, वास्को डिगामा आया था। कब आया था ये? तो ये आया था 20 मई 1498 को। ये केरल, ठीक है, केरल में आया था, कोझिकोड केरल में आया था। और यहाँ का जो शासक था वो था जमोरिन। जमोरिन ने इसका स्वागत किया था। ये वास्को डिगामा के आने के बाद, इसके बाद जो है 1505 में, ठीक है, 1505 में फ्रांसिस्को द अल्मीडा, ठीक है, अल्मीडा भारत आया था। और ये अल्मीडा जो था, ये प्रथम वायसराय बन के भारत आया था। और इसने क्या किया था? इसने ब्लू वाटर की पॉलिसी को अपनाया था, जो कि एक प्रकार का टैक्स लिया जाता था जो भी उस मार्ग से होकर व्यापार करते थे। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? तो पुर्तगाली उपनिवेश का जो प्रथम वायसराय हुआ था, ये कौन हुआ था? अल्मीडा हुआ था। ठीक, फ्रांसिस्को द अल्मीडा। और इसने क्या किया था? तो ब्लू वाटर पॉलिसी को अपनाया था। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है। अगला है, बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का प्रयोग कौन करता था? तो ये कौन करता था? पुर्तगाली करता था। अगला है, भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? तो दोस्तों, हुआ क्या था कि 1609 में, ठीक है, 1609 में जो हॉकिंस था, ये पहुंचा मुग़ल दरबार। किसके समय में? तो जहांगीर के सामने। ठीक है, और वहाँ पे उसने व्यापार करने की अनुमति मांगी, लेकिन वहाँ पे इसे अनुमति उस ढंग से नहीं मिली। उसके बाद फिर 1611 ईस्वी में कैप्टन मिल्टन, कौन? कैप्टन मिल्टन गया फिर से, और 1612 में क्या किया इसने, मतलब इन्होंने ये पुर्तगाली को हराया सवाली में। कहाँ हराया? तो सवाली में। और सवाली कहाँ पड़ता है? ये सूरत में पड़ता है। ठीक है, तो सवाली में हराया। और उसके बाद 1613 ईस्वी में इन्होंने कहाँ पे? यहीं सवाली में, अर्थात सूरत में ही एक फैक्ट्री की स्थापना की, जो कि एक अस्थाई फैक्ट्री थी। ठीक है, इसके पहले इन्होंने कहाँ पर? तो मछलीपट्टनम में, ठीक है, मछलीपट्टनम में भी एक अस्थाई कंपनी की स्थापना
की थी। ठीक है, अस्थाई कंपनी की स्थापना इन्होंने की थी। तो अस्थाई रूप से जो पहली फैक्ट्री की थी स्थापना, ये किस 1613 ईस्वी में कहाँ पे की थी? तो ये सूरत में की थी। और अगर अस्थाई रूप से कहा जाए तो अस्थाई रूप से कहाँ की गई थी? मछलीपट्टनम में की गई थी। हमारा चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को सवाली के स्थान पर हराया? तो देखिए, ये जो सवाली का जो युद्ध हुआ था, ये हुआ था अंग्रेज और पुर्तगाली के बीच में। ठीक है, अंग्रेज और पुर्तगाली के बीच में हुआ था। तो अंग्रेज़ों का जो नेतृत्व कर रहा था वो कर रहा था थॉमस बेस्ट। ठीक है, तो ये थॉमस बेस्ट जो था ये पुर्तगाली को हराया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? थॉमस बेस्ट। अगला है, निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? तो देखिए, प्रथम कर्नाटक युद्ध को पहले हम लोग समझते हैं कि इसमें क्या हुआ था, कैसे हुआ था। तो देखिए, ये है हमारा प्रथम कर्नाटक युद्ध। एक्चुअली में क्या हुआ था कि 1740 में एक गृह युद्ध छिड़ गया था। ठीक है, गृह युद्ध छिड़ गया था। कहाँ? तो किसके बीच? तो अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में गृह युद्ध छिड़ गया था। इसी का जो विस्तारित भाग था 1746 में हुआ। और 1746 में ये अंग्रेज ने क्या किया? फ्रांसीसी के जहाज़ का अधिग्रहण कर लिया, जो कि इस युद्ध का तत्कालिक कारण बना। ठीक है, और इधर हमारा भारत में क्या हो रहा था कि भारत में जो था नवाब अब नरुद्दीन। ठीक है, नवाब अब नरुद्दीन जो था, सॉरी, इसने क्या किया? इसके ऊपर आक्रमण कर दिया। ठीक है, तो आक्रमण कर दिया और फ्रांसीसी सेना पर जो आक्रमण कर दिया, तो ये अब नरुद्दीन को फ्रांसीसियों ने क्या कर दिया? हरा दिया। ठीक है, फ्रांसीसियों ने इसे हरा दिया। कहाँ पर? तो सेंट थोमे नामक स्थान पर इसको हरा दिया। किसने? फ्रांसीसी ने अनवरुद्दीन को हरा दिया। और इसके बाद जो है 1748 में क्या हुआ था? एक्स ला सापेल की संधि हुई थी। इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, 1748 में सापेल एक्स ला सापेल की संधि हुई थी। और इसी संधि के बाद जो है ये प्रथम कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ था। तो इसमें कह रहा है कि प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालिक कारण था? तो 1746 में क्या किया गया था कि अंग्रेज़ों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण कर लिया गया था, जो कि प्रथम कर्नाटक युद्ध का तत्कालिक कारण था। अगला क्वेश्चन है, 1760 का प्रसिद्ध वाडीवास का युद्ध अंग्रेजों और किसके खिलाफ लड़ा गया था? तो 1760 का जो वाडीवास का युद्ध था, ये था अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच युद्ध था। ठीक है, जिसमें अंग्रेजी सेना का जो नेतृत्व कर रहा था वो कर रहा था आयरकुट, और फ्रांसीसी सेना का जो नेतृत्व कर रहा था ये कर रहा था काउंट डी लाली। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कि फ्रांसीसी हो जाएगा। कि वाडीवास का युद्ध किसके साथ हुआ था? तो फ्रांसीसी और अंग्रेजों के साथ हुआ था। अगला है, उस क्षेत्र की पहचान करें जहाँ से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था। तो ये बिहार का क्षेत्र था जहाँ से कि यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था। अगला, अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? ये कौन सा था? तो ये बिहार था। भारत, चीन और इंग्लैंड के बीच त्रिकोणीय व्यापार का मुख्य आर्थिक आधार क्या था? तो भारत, चीन और इंग्लैंड के बीच जो व्यापार होता था उसके बीच का जो प्रमुख मुख्य आर्थिक आधार था वो था अफीम। ठीक है, और वहीं अगर चीन से, जैसे ये समझिए, यहाँ पे आपका ये भारत हो गया, ये चाइना हो गया और ये इंग्लैंड हो गया। तो चाइना के साथ जो व्यापार होता था इसमें जो था क्या क्या था? चाय था, चीनी मिट्टी था। ठीक है, चीनी मिट्टी के बर्तन और सिल्क अर्थात रेशम का व्यापार करता था ये इंग्लैंड चाइना वालों के साथ। और इंग्लैंड जो है इंडिया के साथ क्या चीज़ का करता था? तो ये करता था अफीम का व्यापार करता था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा अफीम। अब यहाँ देखिए, मैच करना है कि क्रिस्टोफर कोलंबस कहाँ का था, जैक्स कार्टियर कहाँ का था। तो देखिए, क्रिस्टोफर कोलंबस जो था वो इटली का नागरिक था। इनका जन्म स्थान कहाँ हुआ था? इटली में हुआ था। जैक्स कार्टियर का जन्म फ्रांस में हुआ था। सर फ्रांसिस ड्रेक का जन्म यूनाइटेड किंगडम में हुआ था। और फर्डिनेंड मैगलन का जन्म जो है ये पुर्तगाल में हुआ था।
तो ये दोस्तों यूरोपीय भारतीय कंपनी का आगमन से ये हमारा पहला चैप्टर है। इससे अभी तक इतने ही क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसे हम लोगों ने कवर किया। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आगे है अगला हमारा ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब। इसका पहला क्वेश्चन है, बक्सर की लड़ाई के बाद किस संधि पर हस्ताक्षर हुआ था। तो इसको सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि बक्सर की जो युद्ध हुआ था, बक्सर का युद्ध जो हुआ था ये हुआ था 1764 में। ठीक है, ये किसके किसके बीच हुआ था। तो ये हुआ था मीर कासिम जो कि बंगाल का नवाब था। इसके बाद अवध का जो नवाब था शुजाउद्दौला, शुजाउद्दौला। और मुग़ल जो सम्राट था, मुग़ल सम्राट ये शाह आलम द्वितीय। ठीक है, शाह आलम द्वितीय था। ये तीनों मिलकर, ये तीनों एक साथ मिलकर और प्लस अंग्रेज, ठीक है, इनके साथ हुआ था। और यहाँ पे अंग्रेज का सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था, यहाँ कर रहा था हेक्टर मुनरो। ठीक है, हेक्टर मुनरो इस सेना का नेतृत्व कर रहा था। तो 1764 में क्या हुआ कि मीर कासिम, अवध नवाब शुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और अंग्रेजों के बीच एक युद्ध हुआ जो कि बक्सर का युद्ध कहलाता है। जैसे ये बक्सर का युद्ध समाप्त हुआ जिसमें मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय की हार हुई, तो इनके बीच क्या हुआ, एक संधि हुई, एक संधि हुई। ये कब हुई थी संधि, 1764 में युद्ध हुआ और 1765 में संधि हुई। यहाँ पे दो संधि हुई। ठीक है, पहली जो संधि हुई वो हुआ शाह आलम द्वितीय के साथ में। ठीक है, और दूसरी जो संधि हुई ये संधि हुई किसके साथ में, शुजाउद्दौला के साथ में। तो अब यहाँ क्वेश्चन एक और आता है कि ये जो संधि हुई किसके बीच हुई, हेक्टर मुनरो के साथ नहीं, ये हुई इनके बीच और लॉर्ड क्लाइव के बीच। ठीक है, शाह आलम द्वितीय के साथ पहली संधि हुई और शुजाउद्दौला के साथ दूसरी संधि हुई, और दोनों संधि लॉर्ड क्लाइव के साथ ही हुई। तो 1765 में दो संधियाँ हुई। ठीक है, तो इसमें कहा गया है क्वेश्चन में कि बक्सर की लड़ाई के बाद किस संधि पर हस्ताक्षर हुए। तो ये इलाहाबाद की संधि, और ये कब हुई थी, 1765 में। अगला क्वेश्चन है, इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान किसे बनाया था। तो मुर्शिदाबाद का जो उपदीवान बनाया गया था वो मोहम्मद रजा खान को बनाया गया था। और वहीं अगर बिहार की बात करें तो बिहार में सिताब राय को बनाया गया था। ठीक है, मुर्शिदाबाद, और यहीं पे आपको क्वेश्चन में पूछ देगा कि बंगाल का नवाब किसे बनाया गया था, तो ये भी मोहम्मद रजा खान को ही बनाया गया था, और बिहार का नवाब सिताब राय को बनाया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी कब प्रदान की। तो देखिए जो दो संधि हुई थी, फर्स्ट एंड सेकंड जो संधि हुई थी, ये फर्स्ट संधि हुई थी 12 अगस्त को। ठीक है, 12 अगस्त 1765 को। ठीक है, और ये किसके साथ हुई थी, तो ये हुई थी शाह आलम द्वितीय के साथ में। और फिर वहीं दूसरी संधि जो हुई थी ये हुई थी 16 अगस्त 1765 को। ये हुई थी शुजाउद्दौला के साथ में, शुजाउद्दौला के साथ में। तो इसमें जब शाह आलम द्वितीय के साथ में जो पहली संधि हुई तो इसमें बंगाल की दीवानी ले ली गई थी, और इसमें शुजाउद्दौला के साथ में जो हुआ था तो ये जो थे पूरी जो भी लखनऊ का जो एरिया था उसका, नवाब शुजाउद्दौला का जो एरिया था, इलाहाबाद के आसपास का जो भी एरिया था वो उसकी दीवानी ले ली गई थी। तो हमारा क्वेश्चन में कह रहा है कि सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी कब प्रदान की थी। तो ये 12 अगस्त 1765 को प्रदान की थी, जो कि पहली संधि थी शाह आलम द्वितीय के साथ में। अगला क्वेश्चन है, बंगाल में द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई थी। तो ये जो द्विशासन प्रणाली जो थी बंगाल में ये लागू की गई थी रॉबर्ट क्लाइव के साथ। ठीक है, द्विशासन प्रणाली में क्या था इसे समझने की कोशिश करेंगे। देखिए द्विशासन प्रणाली में क्या होता था कि सेना हमारी रहेगी, ठीक, इसका सारा खर्चा जो है ये नवाब उठाएगा। ठीक है, अर्थात सेना मेरी, इसका खर्चा कौन उठाएगा, नवाब उठाएगा। अर्थात राजनीतिक जो रहेगा वो हस्तक्षेप हमारा रहेगा। ठीक है, लेकिन आर्थिक जो भी इनकम होगा वो इन्हीं का होगा। ठीक है, तो द्विशासन प्रणाली को किसने लागू किया था, तो रॉबर्ट क्लाइव ने लागू किया था। कब, 1765 में जो इलाहाबाद की संधि हुई थी इसके बाद जो है ये लागू किया था। ठीक है, और इसको हटाया कब गया था, तो 1772 में वारेन हेस्टिंग के द्वारा
इसे हटाया गया था। ये भी इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है। तो वारेन हेस्टिंग के द्वारा 1772 में इसको हटाया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा रॉबर्ट क्लाइव। अगला है, अंग्रेजों ने भारत पर लंबे समय तक कैसे राज किया? कांग्रेस की उदारवादी नीतियों के कारण, भारतीय नेताओं की गिरफ्तारी के कारण, बांटो और राज्य करो की नीति के कारण, उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो बांटो और राज करो की नीति अर्थात डिवाइड एंड रूल, ये नीति को अपनाया था अंग्रेजों ने। तो दोस्तों हमारा ये चैप्टर 2 भी हो गया। ठीक है, चैप्टर 2 हमारा ये कंप्लीट हो गया, ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। हमारा चैप्टर 3 है क्षेत्रीय राज्य मैसूर एवं पंजाब। ठीक, चलिए इसका पहला क्वेश्चन है कि टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो श्रीरंगपट्टनम में बनाई थी। ये टीपू सुल्तान के बारे में कुछ देख लेते हैं। इन्होंने एक स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया था। ठीक है, स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया था। इन्होंने जैकोबिन क्लब की, जो कि एक फ्रांसीसी क्लब था, जैकोबिन क्लब की सदस्यता भी ली थी। ठीक है, सदस्यता भी ली थी इन्होंने। ठीक है, तो टीपू सुल्तान अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो श्रीरंगपट्टनम में। अगला है, किस वर्ष में टीपू सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच बंगलुरु की संधि पर हस्ताक्षर हुए थे? तो ये हुआ था 1784 में। टीपू सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच जो है मंगलुरु की संधि कब हुई थी? 1784 में हुई थी। और एक्चुअली में हुआ क्या था कि द्वितीय मैसूर युद्ध, ठीक है, द्वितीय मैसूर युद्ध जो कि अंग्रेज और टीपू सुल्तान के बीच हो रहा था, तो इस युद्ध को ख़त्म करने के लिए जो है ये मंगलुरु की संधि हुई थी 1784 में। अगला है, अंग्रेज़ों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? तो टीपू सुल्तान के साथ श्रीरंगपट्टनम की संधि की थी। तो ये कब की थी? तो तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में। ठीक है, तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में किसकी संधि हुई थी? तो श्रीरंगपट्टनम की संधि। और वही अगर दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध कहा जाए तो उसमें किसकी संधि हुई थी? तो मंगलुरु की संधि। इसे कंफ्यूज मत होइएगा, याद रखिएगा। अगला है, रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा किससे प्राप्त किया था? तो ये शाह शुजा से प्राप्त किया था। पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित किया गया? तो 1900 ईस्वी में पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम पारित किया गया। इससे क्या होता था कि कृषकों की जो भी भूमि होती थी, जो कि किसानों की भूमि होती थी, वो जो गैर किसान होते थे उसके पास अब हस्तांतरित होना बहुत हद तक कम हो गया था। अगला है, पंजाब हिंदू महासभा की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1909 में पंजाब हिंदू सभा की स्थापना हुई। इसका पहले नाम क्या था? तो देखिए, इसका जो 1921 में इस संस्था का नाम बदलकर अखिल भारतीय हिंदू महासभा नाम रखा गया था। ठीक है, क्या रखा गया था? अखिल भारतीय हिंदू महासभा। और पहले क्या नाम था? पंजाब हिंदू सभा। तो 1909 में इसकी स्थापना हुई थी, लेकिन 1921 ईस्वी में इसका नाम बदल के अखिल भारतीय हिंदू महासभा रखा गया। अब हम लोग पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 4, गवर्नर, गवर्नर जनरल, वायसराय। देखिए ये दोस्तों बहुत ही ज़्यादा, बहुत से स्टूडेंट को कन्फ्यूजन होता है कि हमारा पहला गवर्नर जनरल कौन था, पहला गवर्नर कौन था, प्रथम वायसराय कौन था, लास्ट वायसराय कौन था, लास्ट गवर्नर जनरल कौन था। तो इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन होता है, तो आप लोग इस चैप्टर को बढ़िया से देखिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? देखिए यहाँ है भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। तो भारत का जो प्रथम गवर्नर जनरल था वो कौन था? तो देखिए एक्चुअली हुआ क्या कि 1774 था, 1774 में जो था, सबसे पहले वारेन हेस्टिंग, किसे? तो वारेन हेस्टिंग्स को जो है कहाँ का? बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया। ठीक है, क्या बनाया गया? गवर्नर जनरल। कहाँ का? बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया। ठीक है, और 1834 में लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। ठीक है, यहाँ देखिए भारत का प्रथम गवर्नर जनरल 1834 में लॉर्ड विलियम बेंटिक को, और वहीं बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल 1774 में वारेन हेस्टिंग को बनाया गया। ठीक है, तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक था 1834 में। तो इसमें हो जाएगा उपर्युक्त में से कोई नहीं।
अगला है भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था। तो ब्रिटिश शासन का संस्थापक कौन था, तो ये था लॉर्ड क्लाइव। ठीक है, एक्चुअली में इसको क्यों माना जाता है, हुआ क्या था कि 23 जून 1757 को किसका युद्ध हुआ था, तो प्लासी का युद्ध हुआ था। ठीक है, किसके बीच हुआ था, तो अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच। ठीक है, सिराजुद्दौला के बीच हुआ था और अंग्रेज का नेतृत्व कौन कर रहा था, तो रॉबर्ट क्लाइव कर रहा था, और इधर सिराजुद्दौला। तो सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में प्लासी का युद्ध हुआ था 23 जून 1757 को। ठीक है, और इसके बाद क्या हुआ, सिराजुद्दौला हार गया और अंग्रेज क्या हो गया, जीत गया। तो यहीं से जो है अंग्रेजी शासन स्टार्ट हो जाता है, भारत में अंग्रेजी शासन होना स्टार्ट हो जाता है। तो इसका संस्थापक किसे माना जाएगा, तो रॉबर्ट क्लाइव को माना जाएगा। इनमें से किसे भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है, यही रॉबर्ट क्लाइव को। किस युद्ध के बाद, ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो किस युद्ध के बाद, तो प्लासी के युद्ध के बाद। प्लासी के युद्ध के बाद जो है लॉर्ड क्लाइव को ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। अगला, द्वैत शासन का जनक किसे कहा जाता है, तो द्वैत शासन का जो जनक कहा जाता है वो कहा जाता है लियोनिल कर्टिस को। ठीक है, लियोनिल कर्टिस को द्वैत शासन का जनक कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त किया, तो मैंने बताया था कि वारेन हेस्टिंग ने द्वैत शासन प्रणाली को कब, 1772 में आके से समाप्त किया था। ठीक है, ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था, तो कैप्टन स्लीमैन के समय जो था, जो भी हिंदू ठग या मुस्लिम ठग जो होते थे, जैसे काली पूजा, दुर्गा पूजा, भवानी पूजा, ये सब करते थे और प्रायः क्या करते थे, अपने शिकार को देवी के बलि चढ़ाने के लिए मारते थे। और ठगों का यह विश्वास था कि उनका यह धंधा विधि का विधान है तथा उनके शरीर की मृत्यु उनके भाग्य में उसी प्रकार लिखी होती थी। सती प्रथा के प्रश्न पर कुछ मतभेद थे, किंतु ठगी के विषय में समस्त जनता ने सरकार का समर्थन किया। लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने कैप्टन विलियम हेनरी स्लीमैन को ठगों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए नियुक्त किया। ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट है कि लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने कैप्टन विलियम हेनरी स्लीमैन को ठगों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए नियुक्त किया। तो ठगों का उन्मूलन किसने किया, कैप्टन स्लीमैन ने किया। किसके नेतृत्व में किया, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के नेतृत्व में। अगला है, भारत में ठगी का उन्मूलन करने का श्रेय किसे जाता है, तो ये जाता है WH स्लीमैन को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी, तो लॉर्ड डलहौजी के समय जो है 1853 ईस्वी में सबसे पहले बम्बई से थाने के बीच जो है ये चलाई गई थी। ठीक है, कितना, बम्बई से थाने के बीच में चलाई गई थी। तो किसके नेतृत्व में, तो लॉर्ड डलहौजी के समय। तो लॉर्ड डलहौजी के समय में सबसे पहली रेलगाड़ी चली थी। निम्न में से कौन से सामाजिक सुधार विलियम बेंटिंक ने प्रारंभ किए, तो विलियम बेंटिंक ने देखिए सती प्रथा का उन्मूलन ये भी किया था। ठीक है, दास प्रथा का उन्मूलन ये भी किया था। धर्म परिवर्तन के कारण अयोग्यता के प्रावधान को हटाना ये नहीं किया था। ठगों के संगठित गिरोहों का दमन ये भी किया था कर्नल स्लीमैन की मदद से। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1, 2 एवं 4। तो 1, 2 एवं 4, तो सती प्रथा का उन्मूलन, दास प्रथा का उन्मूलन और ठगों के संगठित गिरोहों का दमन कौन किया था, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने किया था। अगला है, सती प्रथा को गैर कानूनी किसने घोषित किया, तो सती प्रथा को गैर कानूनी किसने घोषित किया था, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। 1857 में बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था, तो 1857 की जब क्रांति हुई थी तो उस समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग था। क्योंकि लॉर्ड कैनिंग का जो शासनकाल था वो 1856 से लेके 58 तक था, तो इसी बीच में आता है 1857। तो लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है, और ये लॉर्ड कैनिंग भारत में कंपनी के द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल था तथा ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का पहला वायसराय था। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग जो था ये पहला वायसराय था और अंतिम गवर्नर जनरल था। हुआ क्या था कि 1857 के बाद जो है गवर्नर जनरल का पोस्ट को ख़त्म कर दिया गया था और कंपनी ने ही जो है पूरा अपना शासन, अपना बागडोर हटा दिया गया था। ठीक है, और क्या किया था कि पहला वायसराय वहाँ पे ब्रिटिश ने, मतलब ब्रिटिश सामग्री जो थी, एक्चुअली 1857 की जब क्रांति हुई थी तो उसके बाद कंपनी का शासन को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया गया और सारा का सारा बागडोर कौन ले लिया, जो ब्रिटिश महारानी थी उन्होंने अपने अंदर में ले लिया।
तो अब क्या हुआ कि गवर्नर जनरल का जो पोस्ट था उसे ख़त्म कर दिया गया और वायसराय के पोस्ट को क्रिएट किया गया। तो और ये कैनिंग जो थे ये भारत का क्या हुआ, अंतिम गवर्नर जनरल भी हो गए और प्रथम वायसराय भी हो गए। अगला है, अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति किस वायसराय ने अपनाई थी? तो ये अपनाई थी लॉर्ड लिटन ने। ठीक है, लॉर्ड लिटन ने क्या किया था, अफगानिस्तान के प्रति जो है परिवर्तन की नीति अपनाई थी। ठीक है, अगला है, लॉर्ड लिटन निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है? तो देखिए, स्ट्रेची कमीशन ये ठीक है, लॉर्ड लिटन से संबंधित है। शस्त्र अधिनियम ये भी है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ये भी है, लेकिन इलवर्ट बिल जो है ये नहीं है। ठीक है, इलवर्ट बिल विवाद नहीं है। इलवर्ट बिल विवाद किससे है? तो ये है रिपन से संबंधित। ठीक है, लॉर्ड रिपन से। और लॉर्ड लिटन से क्या क्या है, स्ट्रेची कमीशन, शस्त्र अधिनियम और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है ये लॉर्ड लिटन से संबंधित है, लेकिन इलवर्ट बिल विवाद जो है ये लॉर्ड रिपन से संबंधित है। अगला है, किस वायसराय ने भारत में औपनिवेशिक आर्थिक संरचना का विकेंद्रीकरण किया? तो ये किया था लॉर्ड मेयो ने। ठीक है, लॉर्ड मेयो ने क्या किया था, ये शैक्षणिक, आर्थिक, प्रशासनिक सुधारों के लिए लॉर्ड मेयो को जाना जाता है। तो इन्होंने ही जो है आर्थिक संरचना का विकेंद्रीकरण किया था। साथ ही साथ किसका किसका किया था, शैक्षणिक, ठीक है, शैक्षणिक संरचना का भी किया था और प्रशासनिक संरचना का भी विकेंद्रीकरण का जनक किसे माना जाता है, लॉर्ड मेयो को माना जाता है। अगला है, किसने सिंध विजित कर उसका अधिग्रहण किया? तो नेपियर, जॉन नेपियर ने क्या किया था, सिंध को जीत लिया था। ठीक है, और उसको क्या किया था, ब्रिटिश शासन में मिला दिया गया था। और उस समय जो गवर्नर जनरल था वो कौन था, लॉर्ड एलन बरो। ठीक है, लॉर्ड एलन बरो उस समय गवर्नर जनरल था। और ये घटना कब की है, तो 1843 में है। तो सिंध को कब विजय किया था, 1843 में जॉन नेपियर के द्वारा कर लिया गया था और इसे अंग्रेजी शासन में मिला लिया गया था। अगला है कि भारतीय इतिहास के औपनिवेशिक काल के संदर्भ में सूची 1 और सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। ठीक है, देखिए, मैकडोनाल्ड, मैकडोनाल्ड का संबंध किससे है, कम्युनल अवार्ड से। लिथगो, ये अगस्त प्रस्ताव से इसका संबंध है। डलहौजी, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति, ठीक है, अधिग्रहण का सिद्धांत। और चैम्सफोर्ड, ये द्वैत प्रशासन के संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य को लॉर्ड डलहौजी के हड़प नीति के तहत शामिल नहीं किया गया था? तो जयपुर को शामिल नहीं किया गया था। और सबसे पहले किसको शामिल किया गया था, तो सबसे पहले किया गया था हैदराबाद को शामिल। ठीक है, हैदराबाद किया, फिर नागपुर किया, सतारा किया, संबलपुर किया, लेकिन ये जयपुर को शामिल नहीं कर पाया था। अगला है, सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति। ठीक है, सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति अर्थात रिंग फेंस पॉलिसी, इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है रिंग फेंस पॉलिसी। तथा सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति का संबंध किससे है, तो वारेन हेस्टिंग से है। ठीक है, वारेन हेस्टिंग से संबंधित है सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति है। अगर इसमें वारेन हेस्टिंग और अगर लॉर्ड वेलेजली, ठीक है, लॉर्ड वेलेजली भी रहे तो वो भी रहेगा। ठीक है, तो लॉर्ड वेलेजली और वारेन हेस्टिंग दोनों से संबंधित है रिंग फेंस की नीति। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? तो सबसे पहला जो मराठा सरदार था वो था पेशवा बाजीराव द्वितीय। ठीक है, पेशवा बाजीराव द्वितीय जो था, ये लॉर्ड वेलेजली की जो सहायक संधि है, ये सहायक संधि को मानने वाला पहला मराठा सरदार कौन था, तो पेशवा बाजीराव द्वितीय। अगला है, लॉर्ड मेयो के 1870 के संकल्प के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? केंद्रीय और प्रांतीय वित्त को विभाजित करने वाला यह पहला कदम था लॉर्ड मेयो के द्वारा, ये सही है। प्रांतीय सरकारों को कुछ सेवाएं प्रशस्ति करने का अधिकार दिया गया, ये भी सही है। इसने मौजूदा असमानता को सुधारने का प्रयास किया, ये सही है। शैक्षणिक सुधार किया, उसका प्रशासनिक सुधार किया था। ठीक है, इसने प्रांतों की वास्तविक आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित किया, ये भी सही है। तो इसमें क्या हो जाएगा, एक मिनट, सॉरी, इसमें हो जाएगा आपका चारों। ठीक, अगला है, निम्न में से किस देशी रियासत को अंग्रेजों ने अपने क्षेत्र में नहीं मिलाया था? तो इसमें से किसे नहीं मिलाया था, सिंध को मिला लिया था, अवध को भी मिला लिया था, सतारा भी मिला लिया था,
लेकिन ग्वालियर को नहीं मिलाया था। ठीक है, तो कौन सा क्षेत्र अंग्रेजी शासनकाल में नहीं था? तो ग्वालियर को ये लोग नहीं मिलाया था। ठीक है, सिंध का विजय किसने किया था? तो एलन बरो ने। मैंने बताया पहले भी, एलन बरो ने कुशासन का आरोप लगाकर सिंध का, ठीक है, कुशासन का आरोप लगाकर सिंध का विलय किया था। ठीक है, अगला है, दिल्ली में उसके राजकीय प्रवेश के अवसर पर किस वायसराय पर बम फेंका गया? तो लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका गया था 1911 में। एक्चुअली हुआ क्या था उसको समझने की कोशिश करते हैं कि 1905 में जब बंगाल का विभाजन हुआ था, ठीक है, कर्जन के द्वारा, 1905 में कर्जन के द्वारा बंगाल का विभाजन हुआ, तो उसके विरोध में जो है बहुत सारा जुलूस वगैरह निकला। तो फिर बाद में क्या हुआ कि 1912 में राजधानी दिल्ली में वायसराय जो है लॉर्ड हार्डिंग भव्य राजकीय प्रवेश का जुलूस निकाल रहा था। इसी बीच में क्या हुआ कि इसी बीच में दिल्ली के चांदनी चौक में वायसराय की हाथी हौदे पर क्रांतिकारियों द्वारा बम फेंका दिया गया है और लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय गंभीर रूप से क्या हो गया? घायल हो गया, और जो हाथी को जो चला रहा था महावत, वो मारा गया। और इस घटना का अगर योजना बनाया गया था तो वो किसने बनाया था? इसका योजना, इसका जो योजना बनाया था, इसका योजना बनाया था रास बिहारी बोस ने। ठीक है, रास बिहारी बोस ने। तो 1905 में बंगाल का जो विभाजन हुआ तो उसको लेके, और प्लस 1911 में जो दिल्ली की जो राजधानी कलकत्ता से जो दिल्ली का स्थानांतरण हो रहा था, उसके लिए 1912 ईस्वी में लॉर्ड हार्डिंग ने एक भव्य आयोजन किया था। ठीक है, तो उसी में इसके ऊपर बम फेंका गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड हार्डिंग। और ये बम का योजना किसने बनाया था? तो रास बिहारी बोस ने। अगला है, भारत के वायसराय के रूप में किसके कार्यकाल में महान शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी? तो 23 मार्च 1931। ये दिन भूलने वाला नहीं है दोस्तों, इतिहास में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन है। ठीक है, तो 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी। तो ये किसके शासनकाल में दी गई थी? तो लॉर्ड इरविन के शासनकाल में दी गई थी। इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना किसने की? तो लॉर्ड कर्जन ने इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना की। अगर इसका उद्देश्य की बात की जाए तो इसका उद्देश्य था देशीय नरेशों के, राजकुमारों एवं सामंतों के पुत्रों के लिए सैनिक शिक्षा का प्रबंध करना। अगला है, किसने स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का साहस और दूरदर्शिता के एक उत्कृष्ट नेता के रूप में अभिवादन किया? तो लॉर्ड माउंटबेटन, जो कि अंतिम गवर्नर जनरल था। ये क्या था? अंतिम गवर्नर जनरल, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था लॉर्ड माउंटबेटन। और जब हमारा भारत देश आज़ाद हुआ था 1947 में, उस समय भी यही गवर्नर जनरल था। तो इसने क्या कहा था कि प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का साहस और दूरदर्शिता के एक उत्कृष्ट नेता के रूप में अभिवादन किया था, अर्थात प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में इसका अभिवादन किया था। किसने? लॉर्ड माउंटबेटन ने। अगला है, निम्न में से किस वायसराय के कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर उपाधियां प्रदान करना प्रारंभ हुआ था? ठीक है, तो देखिए, ये जो राय बहादुर या खान बहादुर की जो उपाधियां जो दी जाती थी, ये किसी भी वायसराय के समय में इंडिविजुअल नहीं दी जाती थी। एक्चुअली में क्या हुआ था कि 1857 की जब क्रांति हुई थी, तो इस 1857 की क्रांति में अंग्रेज़ों का साथ कुछ भारतीयों ने दिया था, जो कि अच्छे घराने से, मतलब राजघराने वगैरह ज़मींदार आदि थे, जो कि अंग्रेज़ों का साथ दिए थे। तो इन्हीं ज़मींदारों, इन्हीं राजघरानों वालों को अंग्रेज़ों ने क्या किया था कि उन्हें कुछ भूमि अनुदान पे दिए या बहुत अच्छी अच्छी उपाधियाँ दी। तो वहाँ से ये सिलसिला चालू हुआ था 1857 की क्रांति के बाद से। ठीक है, ये 1859 से लेकर 1860 तक जो है ये उपाधियों का सिलसिला चालू हुआ था। तो इस बीच में जो भी गवर्नर जनरल थे तो वही हो जाएंगे। ठीक है, तो हालांकि कोई गवर्नर जनरल के द्वारा ये नहीं दिया जा रहा था, किसी भी वायसराय के द्वारा जो है ये नहीं दिया जा रहा था। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? उपर्युक्त में से कोई नहीं, या एक से अधिक, क्योंकि ये सभी के द्वारा दिया जा रहा था। ठीक है, तो उपर्युक्त में से एक से अधिक हो जाएगा।
अगला है प्रथम भारतीय जिन्होंने स्वाधीन भारत में गवर्नर जनरल का पदभार ग्रहण किया था वो कौन थे? तो सी राजगोपालाचारी भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल। ठीक है, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो सी राजगोपालाचारी थे। और अगर अंतिम गवर्नर जनरल की बात की जाए, अंतिम गवर्नर जनरल, तो ये लॉर्ड माउंट बेटन थे। ठीक है, लॉर्ड माउंट बेटन थे। ठीक, अगला क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो सी राजगोपालाचारी। तो दोस्तों यहाँ तक हमारा चैप्टर 4 तक हम लोगों ने इसे कवर कर लिया। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये बहुत अच्छा लगा होगा और आप लोग इससे बहुत कुछ सीखे होंगे। इसका प्रैक्टिस आप लोग बार बार कीजिए। मैं बार बार आप लोगों से यही आशा करता हूँ कि आप लोग इसका बार बार प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही आप लोग के अंदर परफेक्शन आएगा। तो चलिए दोस्तों, अगर आप लोगों को ये अच्छा लगा हो तो आप लोग इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, ताकि वो भी जो है इस प्रकार की वीडियो देखें और अपनी तैयारी को अच्छा और भी बेहतर बना सके। तो आप लोग लगे रहिए अपने एग्ज़ाम की तैयारी में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।